इन्होंने पिछले 12 साल में देश के उन हर संस्थानों को जिनसे देश बनता है, जिन पर देश चलता है, उनको खत्म किया है। फरमान कल वोट पड़ेंगे, जानकारी के लिए अपने घर में रहें, घर से ना निकले। शाम को वोट पड़ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर में रहे। और 2 घंटे बाद ऐलान कि मोदी जी की टीम जीत गई। हर जगह जिस तरह से लूट हो रही है लोकतंत्र की, चाहे मध्य प्रदेश की आप राज्यसभा की सीट देख लीजिए, वहां तो मौका ही नहीं आया। वहां बेशर्मी की, मतलब हर लेवल पे बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि हो सकता है ईवीएम को शर्म आ गई हो। अब तो ईवीएम को चलाने वाला ही चरित्रहीन हो गया एक तरह से, उसका ही चरित्र नहीं बचा। और फिर भारत में तो अब किसी संस्था का चरित्र नहीं बचा। ईवीएम को केंद्र में रख के इस देश में जितने भ्रम फैलाए गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM उत्तर प्रदेश। दोस्तों, पहले गोवा, फिर उत्तर प्रदेश और अब बंगाल। जल गई हैं 4000 ईवीएम मशीनें। और फिर सवाल यही होता है कि ईवीएम मशीनें कैसे रहस्यमय तरीके से जल जाती हैं? क्या ईवीएम मशीनों को शर्म आती है जो कुछ चल रहा है देश में? क्या वो कहीं आत्मग्लानि से भर जाती हैं और फिर इस तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं? किस तरीके से ये सब चल रहा है? जो घटनाक्रम रहे हैं, अकेले ये नहीं, ये तो मैंने 3 घटनाएं हाल की बताई और सुनाई, लेकिन बाकी एक लंबी फहरिस्त है। और भी मसले हैं, और भी मुद्दे हैं, चलेंगे जो हम ये अरुण दीक्षित साहब से बात करते हैं, उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अरुण सर, ये जो ईवीएम मशीनें हैं, मुझे लगता है ये इन्हें भी कहीं शर्म सी आ जाती है। जो चीजें चल रही हैं देश में, जो उठाई जा रही हैं, वो कहीं आत्मग्लानि से भरी हुई नजर आती हैं। वो जो चुनाव बाद जल जाती हैं, कहीं कुछ और होता है। और ये घटनाएं लगातार आगे बात करूंगा, लेकिन जो बंगाल से सूचना निकल कर आई है कि वो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग 4000 मशीन है, वो सरकारी इमारत। और सवाल यह है कि आग लगती है तीसरी मंजिल पर, बीच की मंजिलें छूट जाती हैं, वो कहीं 8वीं 9वीं मंजिल पर आग पहुंच जाती है और मशीनें जलकर खाक हो जाती हैं। और अब जिसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, रक्षा की, वो कहीं इस पूरे मामले में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमने वो शुभेंदु सरकार के मंत्री के बयानों को सुना है, उनकी एक अलग राग चल रहा है कि ये कहीं साजिश है। अरे कौन रच रहा है साजिश? सरकार है आपकी। आप तो अभी आज अल सुबह 3 बजे छापा मारा है आपने अभिषेक बनर्जी के। तो पहली टिप्पणी आपकी जो ये घटनाक्रम। संजीव जी देखिए, ईवीएम इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन जो है हमारी, इसको लेकर के सबसे पहले इस पर शक और आरोप किसने लगाया था? आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने। लाल कृष्ण आडवाणी ने उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, जो जीवीएल नरसिंह राव ने जो किताब लिखी थी ईवीएम के खिलाफ। पूरी बीजेपी उसके खिलाफ थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, 2014 के बाद बीजेपी ने ईवीएम को, जो नई बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, उसको ईवीएम को अपना, पहले अपनी सीढ़ी बनाया उसको ऊपर चढ़ने का। और फिर उसके बाद जब लगा कि सीढ़ी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, तो उन्होंने जाके छत पे ही पूरा जो है कब्जा कर लिया। मतलब अब ईवीएम से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख चुकी है। लेकिन फिर भी कई बार होती है, मशीन तो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं से भी डेटा रिकवर हो जाता है। देखिए, मैं आज एक बात आपसे कहूं कि मैंने उस चीज को एज ए जर्नलिस्ट बहुत करीब से देखा था, किस तरह से भारत में ईवीएम को हैक करने की प्रक्रिया शुरू हुई और क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और अभी भी हो रहा है। तो ईवीएम सेफ नहीं थी, ईवीएम फुल प्रूफ नहीं थी। कहीं से भी जो है उसको आप इस्तेमाल, उसका दुरुपयोग हो सकता था। लेकिन सरकार ने कैसे रोका? सरकार ने रोका तकनीक की आड़ लेके। पहले कहा कि आप नहीं कर सकते। हम लोगों ने बहुत साल पहले, जब भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब जब कोर्ट से कहा तो कोर्ट ने कहा लाओ। तो एक हमारे एक मित्र परिचित इंजीनियर साहब थे, कहीं से ईवीएम उन्होंने प्रोक्योर कर ली थी। तो पहला सवाल कि आपके पास आई कहां से? तो जो ईवीएम को केंद्र में रख के इस देश में जितने भ्रम फैलाए गए, पहले कांग्रेस ने फैलाए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होगा कि जो नरेंद्र मोदी आएंगे तब वो इसी ईवीएम को औजार बनाएंगे और इसी ईवीएम से कांग्रेस को निपटाएंगे। तो वो अब सामने हुआ है। आज ईवीएम जो है
मोदी जी का अब छोटा औजार है, बड़ा औजार उनका ज्ञानेश कुमार है। तो जो आग लगी, जो कुछ हुआ है, इस पर बहुत साफ है। क्यों जो आप कह रहे हैं तीसरी मंजिल पे आग लगी, 9वीं मंजिल पे मशीनें जली, कहीं कुछ हुआ, ये सब उन्हें पता है कि कितना भी खत्म कर लो, जो किया है वो कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाता है। तो आग सबसे बढ़िया है। और वैसे भी अब तो ना रहेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, एक और चीज है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि देखिए अब हमारी पार्टी ने शर्म को इस तरह से कर दिया है कि शर्म को खुद हमसे शर्म आने लगी है। हो सकता है ईवीएम ने शर्म की वजह से आत्महत्या कर ली हो, जल के मर गई हो, क्योंकि अब वो क्या करे, चुनाव आयोग ही उसका काम करने लगा। जो काम ईवीएम करती थी अब ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को बीजेपी ये कह सकती है। जैसा आपने संजय कहा ना, राजस्थान में जो राजपूत जो महिलाएं होती थी, जब वो पाती थी कि हमारे जो है हार वो गए अलग हैं, चीज, तो वो जोहर कर लिया करती थी कि लाज जौहर, इज्जत। नहीं नहीं, तो वो बिल्कुल अलग है वो। लाज इज्जत, लाज इज्जत, कहीं भाई देखिए, हमारा मैंने आत्मग्लानि के शब्द का उपयोग किया था अरुण जी की, कहीं नहीं लगता है ना कि नहीं, ये तो आत्मग्लानी नहीं नहीं, देखिए आत्मग्लानी अंतर्मन। संजीव जी, जौहर करना, जौहर जो है वो खुद को बचाने के लिए होता था, क्योंकि जब राजा शहीद हो जाते थे, उनकी फौज खत्म हो जाती थी, तो मुगल आतंकी आक्रमण करने वाले वो आता था। बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, उन्हें गुलाम दासी बना के उनका शोषण करते थे। तो उससे बचने के लिए वो जौहर करती थी कि जैसे ही खबर आई कि राजा शहीद हो गए, वैसे ही वो कुएं आके उसमें जल के आत्महत्या कर लेती। यहाँ तो शहीद नहीं है, यहाँ तो राजा ही बेशर्म हो गया है, इसलिए उन्हें शर्म आ रही है कि अब बेशर्म के साथ भी, क्योंकि पहले तो होता था कि ईवीएम ईवीएम चरित्रहीन है, कुछ भी कर लो उसके साथ। अब तो ईवीएम को चलाने वाला ही चरित्रहीन हो गया एक तरह से, उसका ही चरित्र नहीं बचा। और फिर भारत में तो अब किसी संस्था का चरित्र नहीं बचा। आज तो सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट भी है, आज के सवालों के घेरे में विधानसभा है, लोकसभा है। हर जगह जिस तरह से लूट हो रही है लोकतंत्र की, चाहे मध्य प्रदेश की आप राज्यसभा की सीट देख लीजिए, वहां तो मौका ही नहीं आया। वहां बेशर्मी की, मतलब हर लेवल पे बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि हो सकता है ईवीएम को शर्म आ गई हो। यार अब क्या करें। आपने आपने मध्य प्रदेश का आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया अरुण जी, तो मैं बोल दूं, वो जो जिस केस के चलते उस बेचारी मीनाक्षी नटराजन की जो उम्मीदवारी ही समाप्त हो गई। अब वो बड़ा दिलचस्प आया कि उस वो जो तेलंगाना का जो नामपल्ली कोर्ट है, उसको याचिका को ही लौटा दिया उसने। आप कल्पना करिए, जिसके आधार पर उनका नामांकन, वो कह रही थी बार बार कि मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं है, मैं इसमें कोई दोषी नहीं हूं, मेरे मतलब जो आपराधिक केस नहीं है, तो फिर कैसे हम मैं उसको दे दी, कोई कॉलम नहीं है। और बड़ी निवाब कर निर्लजता और शर्म से शर्म मतलब शर्म को भी इनकी बेशर्मी शर्म आ रही। संजीव जी, ऐसा है, नमक का हक अदा करने की बात आप ही ने कही थी अपने प्रोग्राम में। और अगर लाखों रुपए महीने की तनख्वाह पर अगर आपको 6 साल नौकरी मजे से करने को मिल जाए, करोड़ों के बजट के भी आप इंचार्ज हो, तो आप कुछ भी करोगे। तो ये बात तो अब साफ है, मीनाक्षी कुछ भी करती हो, वो इबारत पहले से ही लिखी जा चुकी थी, सब कुछ तय था। और इसमें एक बात और है, बीजेपी ने जो किया है उसमें कांग्रेस शामिल है, ये भी आप समझिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों की तो नकारात्मकता, नालायकी छोड़ दो आप, ये तो इनकी बात ही नहीं है। इसमें तो खुद तेलंगाना का मुख्यमंत्री शामिल है। कांग्रेस के अंदर की राजनीति, तो ये बात राहुल गांधी को मालूम है। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना, वरना एक छोटा सा मुद्दा बना कैसे, तेलंगाना में इतनी ताकतवर बीजेपी नहीं थी कि वो सारे तथ्य लाके और वो सब हो जाए। और अगर ऐसा था तो क्या मीनाक्षी नटराजन लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, एक राज्य की प्रभारी हैं, और पूरी टीम, मेरी तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बात हुई है, राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि किसने खेल खेला है। और एक बात और है, मैं आज फिर कहता हूं कि बहुत मजे की बात है, वो जो हरीश चौधरी नाम का जो प्रभारी है, और उसने दिग्विजय सिंह के साथ जो व्यवहार किया, उससे सब चीजें साफ हो जाती हैं। क्योंकि कांग्रेसियों को एक एक सैंडबैग मिल गया है। सैंडबैग मतलब जो आओ उसको गाली दे लो। तो इनकी सबकी आदत पड़ गई कि दिग्विजय सिंह को कोस लो, दिग्विजय सिंह ने कर दिया जो काम बुरा हो, दिग्विजय सिंह ने किया। अरे शर्म करो भाई तुम, दिग्विजय सिंह का पंचिंग बैग है। नहीं, हाँ, वही वही सैंडबैग जो है ना, पंचिंग बैग। अरे दिग्विजय सिंह के नाम पे कब तक रोते रहोगे, कब तक रोओगे। दिग्विजय सिंह जो हैं, दिग्विजय सिंह बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं, उनकी अपनी निजी तौर पर जो स्थिति हो,
लेकिन कांग्रेस में मध्य प्रदेश में आज उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कितना भी रो आप। और फिर अगर अभी भी मान लिया दिग्विजय सिंह ने कराया, तो इसका मतलब तो यह है कि दिग्विजय सिंह राहुल की कांग्रेस में राहुल से ज्यादा पावरफुल है। उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे, कर लो क्या करोगे। ये जो चीज है, असल चीज ये है कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति, अंदरूनी कलह अभी खत्म नहीं हो रही है। सब कोई जो जो कुछ है, मगर राहुल गांधी भी अभी तक ना लंगड़ा घोड़ा पहचान रहे हैं, ना बारात का घोड़ा पहचान रहे हैं, ना रेस का घोड़ा पहचान रहे हैं, ना लद्दू घोड़ा पहचान रहे हैं। सामान लादने वाले भी घोड़े हैं। जो आर्मी में एक विंग है, उसमें सामान पहुंचाने का काम उनकी एक विंग करती है, उसमें खच्चर और घोड़े रहते हैं जो सामान ढो के ले जाते हैं। तो 4 तरह के घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, बारात के नाचने वाले घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं जो वो हो जाते हैं, उन्हें भी पाला जाता है क्योंकि वो भी काम के रहते हैं, और लद्दू घोड़े हैं। तो आप अभी तक घोड़ों को नहीं पहचान पाए कि किस घोड़े से क्या काम लेना है। आप खुद ही अपना करते रहो। तो ये गलती राहुल गांधी की है, घर नहीं ठीक कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह काम के नहीं है? बाहर करो। क्यों आप हर बार के लिए पंचिंग बैग बना लिया? गलती कोई करे। इंदौर का प्रत्याशी जो विड्रॉ करके गया था, दिग्विजय सिंह ने करवाया था। हेमंत कटारे और उमंग सिंगार में लड़ाई हो रही है, वो दिग्विजय सिंह करवा रहे हैं। हर चीज दिग्विजय सिंह, जिसको देखो दिग्विजय सिंह। सुरेश पचौरी की तरह पार्टी छोड़ के चले जाते हैं दिग्विजय सिंह, तो सब कुछ होते। लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो, दिग्विजय सिंह जहां अड़े हैं वहां अड़े हैं। मैंने जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, मैंने कभी भी लगातार उनको परेशान किया, जैसा कि वो कहते हैं। मैं तो अपना काम कर रहा था, खबरों के जरिए। और आज भी मैं कहता हूं कि जितना नेटवर्क दिग्विजय सिंह का है उतना किसी नेता का नहीं है। और अगर ऐसे में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस दिग्विजय सिंह से मुक्ति पाना नहीं चाहती, या दिग्विजय सिंह से मुक्ति पाना चाहे तो पा सकती है, लेकिन उतनी भी हिम्मत नहीं है। पर गाली दे लो कि कल के छोकरे जो चले आ रहे हैं। आपने जो कहा, मेरे पास भी एक चिट्ठी रखी मेरे मैनेजमेंट की, मैं फ्री प्रेस जनरल के जो यहाँ मध्य प्रदेश स्थित है उस सेवा देता था, फ्री प्रेस उसमें भोपाल ब्यूरो होता था। तो मेरे जो वहां मैनेजर साहब थे, उन्होंने कहा, संजीव यू आर द वेरी गुड रिपोर्टर बट यू आर द प्रो बीजेपी। चिट्ठी रखी है, क्योंकि मैं भाई सरकार के खिलाफ ही तो खबरें होती हैं, और कहा कोई प्रेस नोट तो खबर है नहीं। बहरहाल मैं जो लौटता हूँ ईवीएम पर, ईवीएम वाली बात। देखिए अरुण जी, एक लाइन कह रहा हूं संजीव जी, हम जिस डीएनए के हैं, शिखर पर जो है वो हमारे निशाने पर है। यस बाबा नागार्जुन की 1.5 लाइन मुझे याद आती है, तुमसे क्या झगड़ा है, हमने तो रगड़ा है इनको भी उनको भी उनको भी। सबके साथ हमारा यही व्यवहार रहा है। कल बीजेपी सत्ता में नहीं होगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे निशाने पे होगी। ये हमारा पत्रकारिता का धर्म है। हम गोदी मीडिया नहीं है, हम पैकेट मीडिया नहीं है, हम गिफ्ट मीडिया नहीं है। हम वो मीडिया है जो आज भी जिसके नाम पे मीडिया जाना जाता है। जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे, हमसे मतलब हमारे जैसे हजारों लोग, उस दिन इस देश में मीडिया नहीं होगा। फिर वो जो रूस की एजेंसी, चीन की एजेंसी, ईरान की। एक लाइन जोड़ देता हूं, जब लिखीराम कांवरे की वो हत्या हुई थी, जो फुटबॉल खेला गया था, उनकी जिस तरह की सूचनाएं आई थी वो नक्सलवादियों द्वारा, डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार नेता विपक्ष होते थे, शैलेंद्र प्रधान, मुझे उस कमेटी का इंपॉर्टेंट जो है उस जांच का जिम्मा मिला था, मैं उसमें जांच करके बालाघाट से लाकर बीजेपी को दी थी। खैर वो बीती बातें, हम सब, आप जो कह रहे हैं, हम लोग किसी के ना पक्ष में है ना किसी के खिलाफ है। जो खबर है सो खबर है, और जहां जो लगता है कि ये जाना चाहिए तो उसको उजागर करने की कोशिश हम लोग करते हैं, अलग है। मैं ईवीएम की जो बात करता रहा हूँ, ये बहुत सारे घटनाक्रम है। आप याद करिए, गोवा में हुआ था, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, साल 2023 चुनाव के ठीक बाद दिसंबर का घटनाक्रम, वो ईवीएम और वीवीपैट के गोदाम में आग लग गई थी, मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। नहीं क्यों हुई? सुनिए, बता रहा हूँ कि वहां कहा था कि सब शॉर्ट सर्किट, कनेक्शन ही नहीं था बिजली का। तो ये चीजें हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि उस मसले मुद्दे को जो ये मीडिया भी छोड़ता है, और जो विपक्ष है वो तो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाता। हो गई घटनाक्रम, 4-6-8 बयान दिए, ठंडे कमरों से एक्स किया, ट्वीट किया और खत्म। याद करिए। नहीं, यहाँ संजीव जी, यहाँ क्या है कि जब बेशर्म एव जयते, जब इस सिद्धांत पर सरकार हो तो आप सर पटक के कर भी क्या लोगे? और मैंने पहले कहा ना, इसी वजह से उन्होंने सीधा चुनाव आयोग नियुक्ति के नियम बदले। वैसे आदमी बैठ गए जो सुनेंगे ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर बैठे हैं, मोदी जी के 3 बंदर जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं।
जो करना है करेगा। ईवीएम अब क्यों चल रही है? ईवीएम इसलिए चल रही है कि पूरा चुनाव आयोग वो काम कर रहा है जो ईवीएम से कराया जाता था, वो खुद ही कर देते हैं। वोट बढ़ा दिए, वोट घटा दिए, वोट गिनवा दिए। तो अब पूरी व्यवस्था बदल गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल में ईवीएम को अब खारिज कर दिया गया। ईवीएम की हैसियत नहीं बची। क्यों? पूरा काम चुनाव आयोग खुद कर रहा है। और गंभीरता यह है कि सच बात है। सवाल क्यों उठते हैं? सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये गड़बड़ हो रही है। आप याद करिए, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी जो था, अनिल अनिल मसीह, मसीह। क्या नाम, हाँ, अनिल उसने मसीह। कैमरे में देख देख के कर रहा था। और उसके बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल नहीं उठा पाया, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो जहां का तहां बैठा है। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद तो यही बचता है कि फरमान, कल वोट पड़ेंगे, जानकारी के लिए अपने घर में रहें, घर से ना निकले, शाम को वोट पड़ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर में रहे। और 2 घंटे बाद ऐलान कि मोदी जी की टीम जीत गई 98% वोट के साथ, बहुत जनता का ऐलान, बढ़िया। ये बचा है अब, और कुछ नहीं बचा है। मूल अब जो बात जो आप कह रहे थे, मैं एक बात और जोड़ता हूं। आपका सवाल, मैं अपनी तरफ से उस सवाल को बढ़ा के आगे कर रहा हूं कि इन्होंने पिछले 12 साल में देश के उन हर संस्थानों को जिनसे देश बनता है, जिन पर देश चलता है, उनको खत्म किया है। आज सुप्रीम कोर्ट सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग अपना औचित्य खो चुका है। सारी वो संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट के दूसरे सारी की सारी संस्थाएं अपनी छवि खो चुकी हैं, अपना अपना उद्देश्य खो चुकी हैं। उनका हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब अडानी का विरोध किया वेदांता के अनिल अग्रवाल, तो ईडी उनके घर भी पहुंच जाएगी। ये जो हो रहा है, इसके बाद बचा क्या है देश में? अब लोकतंत्र खूंटी पर टंगा होता था, वो भी नहीं, उड़ गया। वो भी हिंद महासागर में जाके डूब गया, और उसके ऊपर आके अमेरिका बैठ गया। अरे अरुण जी, अभी जो सूचनाएं बंगाल से आ रही हैं, आप देखिए ना, जो सांसद टूट रहे हैं, जिनकी सूचनाएं निकल रही हैं, जो पानी पी पी कर कोसा करते थे मोदी को, बीजेपी को, उनको गले, मुस्लिम्स भी हैं उसमें, सबको गले लगा रहे हैं। मतलब सब सब कोई, जैसे वो है ना, वॉशिंग मशीन बीजेपी में डली, धुल के साफ, सफेद झंकार। अब आपको कहें, संजीव जी, गद्दारी, बेवफाई, मक्कारी, ये जो मुस्लिम करेक्टर था ना, मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अब मुगल आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। सत्ता के लिए भितरघात, आपसी संघर्ष, घरों में लड़ाई, ये तो हर राज राज्यों के साथ जुड़ा है। लेकिन ये माना गया कि मुसलमान इसलिए बदनाम कि बेटे ने बाप को कैद कर दिया, भारत के इतिहास में, कि बादशाह को कैद कर दिया, और क्या क्या नहीं हुआ। ठीक वैसी स्थिति जो है कि गद्दारी करके अंग्रेज फूट डालो राजनीति पे चलते थे, नरेंद्र मोदी ऐसे चलते घर तोड़ लो। जो कुछ हुआ शरद पवार जी के साथ हुआ, ठाकरे जी के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, ये चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरी जानकारी तो ये है कि कुछ सांसदों पर बहुत पहले से इन्वेस्ट कर लिया गया था, उनको कहा था वहीं रहो। अब जैसे वो जो लोग, अब देखिए, जो आदमी घूस लेते पकड़ा गया, पैसे लेते, और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गालियां दे रहे थे शालीन भाषा में, वो उसको गले लगा के उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ऐसे ही वो सांसद जो पकड़ी गई थी 5 लाख, उनके भी ऐसे सब लोगों को वाइस टेस्ट प्रूव हुआ, ऐसा जो निकला था कि वाइस टेस्ट प्रूव हुआ। संजीव जी, ये देखिए क्या है, ये क्या किया है नरेंद्र मोदी ने, अपने जो विपक्षी दल है उनको ठीक उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे मुगल आक्रांता आते थे, लूटते थे, अंग्रेज आते थे। ये आतंकी या आक्रमणकारी लुटेरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तोड़ लिए उनकी टीम। जो घूसखोर, मक्कार, भ्रष्टाचारी, सब आप उन्हें पहले दबाते हो, फिर उन्हें अपने पास ले लेते हो और उन्हें पुरस्कार देते हो। असम में मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेसी है, उसका भी ऊपर आरोप था। बंगाल में मुख्यमंत्री कौन है? वो भी कांग्रेसी, एक तरह से तृणमूल कांग्रेस वाला है। बिहार में कौन है? वो भी भाजपा का नहीं है। ये जो चीज है, खुद सत्ता में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सारी नैतिकता जो है हिंद महासागर में डुबो दी। अब उसको भी प्रमाणित कर दिया कि एक जमाने में हिंद महासागर
हिंदुस्तान का होता था। आज उस हिंद महासागर में अमेरिका हमारे जहाजों पर हमला कर रहा है, हमारे नौसैनिकों को मार रहा है, नाविकों को मार रहा है। नौसैनिक तो नहीं है वो, जो वहां पर इस फ्लीट में जो स्टाफ है, क्रू मेंबर है। तो क्या बचा है? हिंद महासागर में आज आपका कब्जा नहीं है, आज अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका आपको गाली दे रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो। देश में आपने ये किया कि विपक्ष नहीं बचे, और अगर आप अच्छे लोग ले रहे होते तो भी मान लेते। आप चोर, मक्कार, उचक्के, बलात्कारी सब ले रहे हो, हत्यारे, और सब सत्ता में, सबको बड़े पद दिए हुए हैं आपने। अरुण जी, आखिरी सवाल करूंगा, मेरा वक्त नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम देख रहे हैं जो हुआ ये अभी बंगाल वाला है, उसमें अब टीएमसी, आप, कांग्रेस सब कर रहे हैं। बीजेपी जो है सरकार में है, उनके अपने जो है राग द्वेष चल रहे हैं, सारा कुछ है, उसमें एसआईटी बैठ गई। अब विकल्प बचा क्या है अरुण जी? जो हम हर तरफ निराशा है, देखिए आपने गिनाया सुप्रीम कोर्ट नो हो, और जो बातें अब हो रही हैं, और बाकी संस्थाएं तो आप देख रहे हैं। तो फिर विपक्ष के पास क्या बचा है? और जो आमजन है, जो सब कुछ देख रहा है मन महसूस महसूस के, बचा क्या है अब देश? देखिए, एक ही चीज बची है, छोटा सा जवाब, एक ही चीज बची है। विपक्ष तभी विपक्ष बन पाएगा जब ये भारत की जनता समझेगी कि जो कुछ हो रहा है, जो लूट हो रही है, उसके साथ हो रही है। ये जो मतलब जिसको कहते हैं ना घटिया दावे कि देश को आगे ले आए, देश को अगर 12 साल में देखो देश कहाँ पहुंचा है। और जिस दिन भारत का आम आदमी 5 किलो अनाज या फ्री की गैस, ये इसका आकलन करेगा, जब इसकी समीक्षा करेगा और उसे पता लगेगा कि सब कुछ उसी से लूटा जा रहा है। अगर रईस कोई हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक औद्योगिक घराना जिसकी कोई औकात 30 साल पहले नहीं थी, वो हो रहा है, वो पहुंच रहा है। बाकी सब कुछ लूटा जा रहा है। जिस मजदूर को 2 टाइम का खाना देने की बात कर रहे हैं, उससे भी टैक्स लिया, उसको भी लूटा जा रहा है। लूटा उन लोगों को भी जा रहा है जिनके नाम पर सारी योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ। तो जिस दिन भारत के आम आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि वो लुट रहा है, कांग्रेस नहीं लुट रही। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस ने तो राज कर लिया, कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने आके बेचा है। अब एक ही तरीका है, एक लाइन में समझ करें तो भारत के नागरिकों को ये अपना हित समझना पड़ेगा। और संजीव जी, और सोच लीजिए कि जब राम को लूट रहे हैं, ये राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी जनता श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर रही थी, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बना ट्रस्ट लूट रहा है, तब ये अब इन्होंने अभी तक जनता को लूट रहे थे, अब भगवान को लूट रहे हैं। अब भगवान से ही उम्मीद करिए, कोई रास्ता और नहीं है। करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुरू हुए थे ईवीएम से और राम पे खत्म कर रहे हैं। ये सच बात है कि देश स्तब्ध है जो जो हो रहा है, लेकिन उसके लिए आप जो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली विकल्प जनता ही, जनता जब तक विपक्ष को नहीं मजबूत करेगी तब तक शायद बात बनेगी। बहुत शुक्रिया, आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, हमारी चर्चा आपने सुनी, और इस चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिए। अच्छी लगी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।